नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं सफल संप्रेषण के सटीक सूत्र। यहाँ संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से संप्रेषण करें, कम्युनिकेशन करें कि लोग आपसे प्रभावित हो, लोग आपके संपर्क में रहना चाहे और आप सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बना पाएं। तो ये सफल संप्रेषण के सटीक सूत्र इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक बार एक ज्योतिष को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि बताइए मेरी आयु कितनी होगी। तो ज्योतिष ने उनसे कहा कि आप 99 साल पार करते ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसे कारावास का दंड दे दिया। राजा ने पुनः एक ज्योतिष को बुलवाया। उससे भी राजा ने सेम प्रश्न किया। उस बार उस ज्योतिष ने कहा आप शतायु होंगे, अर्थात आप 100 साल जीवित रहेंगे। राजा ने उसे सम्मान दिया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दोनों ने सेम बात कही। 99 ईयर्स पार करना इज इक्वल टू 100। और पहले ने भी वही बात की, दूसरे ने भी वही बात की, लेकिन पहले को सजा और दूसरे को सम्मान मिला। ये कम्युनिकेशन स्किल होता है। आपको याद होगा 2014 के आसपास श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 300 भाषण देकर अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पर अधिष्ठित कर लिया। क्योंकि जब वो भाषण देते थे तो उनकी वाणी में जो आरोह अवरोह होता था, जो उतार चढ़ाव होता था, अनुतान होता था, इंटोनेशन होता था, बोलने का लहजा होता था, शब्दों का चयन होता था, बॉडी लैंग्वेज होती थी, वो लोगों को इतना प्रभावित करती थी कि लोग उनके भाषण सुनने के लिए कड़ी धूप में और भरी भीड़ में जाने को तैयार हो जाते थे। तो सफल संप्रेषण न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि समाज में आपकी एक अलग पहचान बनाता है, आपको सामान्य से लाकर विशिष्ट की श्रेणी में रख देता है। इसीलिए संप्रेषण के जो गुर है, जो मुख्य बातें हैं, उसका अध्ययन बहुत ही जरूरी है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक नौकरीशुदा इंसान हो, संप्रेषण सभी के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संप्रेषण होता क्या है, संप्रेषण का अर्थ क्या है। देखिए, संप्रेषण एक संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन है, संपर्क है, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। लोग बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जन्म लेने के बाद बच्चा जब पहली बार रोता है तो यह समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। इसके बाद हर एक क्षण और आजीवन संप्रेषण की प्रक्रिया जारी रहती है। हम पहले ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, संवेदनाओं आदि के माध्यम से परस्पर संप्रेषण करते ही रहते हैं। इसके लिए हम अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों अर्थात सेंसेस को यूज भी करते हैं, जैसे कान, आँख, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का उपयोग करते हैं। और भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। संप्रेषण का प्रयोजन, प्रयोजन अर्थात उद्देश्य क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल बीइंग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक विचारक अरस्तु, जिसे अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं, उनका ये कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता, वह संप्रेषण के जरिए ही समाज से जुड़ता है। तो आइए देखते हैं संप्रेषण मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, व्यक्तिगत जरूरत, पर्सनल नीड, यह अपने आप में स्पष्ट है कि लोग काम करने, खाने, पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं। दूसरी आवश्यकता क्या है? व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशन। देखिए, हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वाले से बातचीत के माध्यम से व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। इसलिए भी हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे व्यक्तिगत संबंधों में हमेशा मधुरता बरकरार रहे। सूचना, इंफॉर्मेशन। देखिए, हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। इस उद्देश्य से भी संप्रेषण आवश्यक है। एग्जाम्पल,
आप रेलवे स्टेशन में गए और वहाँ पर पूछताछ काउंटर अर्थात इंक्वायरी काउंटर में आप जाते हैं और बड़े ही मधुर शब्दों में अच्छे लहजे के साथ जब आप उस महोदय से पूछते हैं कि ये ट्रेन कब आएगी या ये ट्रेन कब रवाना होगी, तो वो आपको बताएगा और बहुत ही अच्छे से बताएगा। क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। इसलिए सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता पड़ती है। आपस में बातचीत, म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरे की बात सुनने के लिए भी संप्रेषण आवश्यक होता है। गप संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजक उदाहरण है। लोगों को गप मारने में बड़ा मजा आता है। इसके जरिए हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पांचवा नंबर है आग्रह। विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए। तो ये जो विज्ञापन है ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है। वो कैसे आपको कन्विंस करे कि आप वो प्रोडक्ट खरीद ले। देखिए, हम लोग देखते होंगे रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र के विज्ञापनों को बड़े ही मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। याद कीजिए, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि के विज्ञापन में किस प्रकार ग्राहकों से आग्रह किया जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को, वो उस उत्पाद को खरीद ही ले। उसे कई तरीकों से लुभाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण में ग्राहक की आकांक्षा, इच्छा, लोभ और अन्य व्यक्तिगत कमजोरियों का लाभ उठाया जाता है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आग्रह के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल की बहुत आवश्यकता है। और अंतिम जो है वो है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। यह भी मनुष्य की जरूरत है। हंसना, हंसाना, दूसरों के दुख सुख में हिस्सा लेना, यह सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए सिनेमा देखने जाते हैं, टेलीविजन देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। और इन सभी में कम्युनिकेशन या संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो हम लोगों ने देखा ये 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और अगर इन्हीं 6 क्षेत्रों में 6 एरियाज में अगर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया तो डेफिनेटली आप सोसाइटी में विशिष्ट लोगों की श्रेणी में गिने जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा ना, हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल में या संप्रेषण के समय शब्दों और वाक्यों का चुनाव बड़े ही सोच समझ से करना होगा। क्यों? हम लोग देखते हैं कि आजकल के दौर में अधिकतर लोग एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं जिससे साफ पता चल जाता है कि वो उसकी टांग खींच रहे हैं। और यकीन कीजिए, जब आपकी कोई बुराई करता है या आपका कोई क्रिटिसिज्म करता है या आप पर कोई उपहास करता है, ताना कसता है या कमेंट करता है, तो हो सकता है कि वो अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हो लेकिन उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे टीवी शोज भी देखते हैं जिसमें हम लोग हंसते तो है लेकिन वो किसी न किसी पर या ना किसी न किसी के हृदय पर गहरी चोट जरूर करता है। ठीक है, तो आप शब्दों और वाक्यों का चुनाव बड़ी ही समझदारी से कीजिए। यहां एक उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर मरीज से पूछता है, क्या सारी दवाइयां समाप्त हो गई? मरीज, अभी कैसे खत्म हो सकती है? अब देखिए, जब भी कोई आपसे कुछ सवाल करे ना, तो उत्तर सवाल नहीं होना चाहिए, उत्तर उत्तर ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, वो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, आपसे पोस्ट में बहुत ऊंचा है, आपसे पढ़ाई लिखाई में बहुत ऊंचा है, आपसे हर एक क्षेत्र में वो ऊंचा है। और अगर आप इस तरीके के सेंटेंस डॉक्टर के प्रति यूज करेंगे तो डेफिनेटली डॉक्टर को अच्छा नहीं लगेगा और वो आपका इलाज कर तो देगा लेकिन हृदय से नहीं करेगा। इसीलिए शब्दों के चयन पर आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है संप्रेषण कौशल को अच्छा बनाने के लिए, वो है आवाज। देखिए, यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन है ग्राहक और दुकानदार के बीच। ग्राहक कहता है, मैंने यह साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, जरा बदल दो। दुकानदार, इसका पैसा लगेगा। ग्राहक, अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। दुकानदार, तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था?
साइकिल बनवानी हो तो बनवाओ वरना चलते बनो यहां से। मतलब वो दुकानदार किस लहजे में अपने ग्राहक से बात कर रहा है, आप इसका अंदाजा इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से लगा ही चुके होंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या वो ग्राहक कभी उस दुकान पर दोबारा जाएगा? मैं रहता तो नहीं जाता। इसी प्रकार आप कहीं नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाते हैं तो इसका चयनकर्ताओं पर काफी असर पड़ता है कि आप किस लहजे में बोलते हैं। तो आपके बोलने का तरीका भी या आपकी आवाज भी बहुत मैटर करती है। बोलने का ढंग, एक सेंटेंस है इधर आओ। आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या उससे नाराज हैं। इधर आओ, वो समझ जाएगा कि प्यार, इधर आओ तो वो ये समझ जाएगा कि गुस्से से बोल रहा है। तो आपके बोलने के ढंग से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि आपकी मनोवृत्ति क्या है, आपके दिमाग में कौन सी भावनाएं उमड़ रही है। इसके अलावा आप जो कुछ बोलिए स्पष्ट बोलिए। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाएगा और आपकी बात उस तक पहुंच नहीं पाएगी। हाँ, इतना ऊंचा भी ना बोलिए कि संदेश का संप्रेषण गलत ढंग से हो जाए। भाषा ज्ञान, जी हाँ, सफल संप्रेषण के लिए भाषा ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। और भाषा ज्ञान को विकसित करने के लिए आप अधिक से अधिक बोलिए, अधिक से अधिक सुनिए और अधिक से अधिक पढ़िए। हम लोग जब स्कूल में भाषा सिखाते हैं तो हम लोग ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, LSRW। मतलब पहले आप सुनिए, फिर आप स्पीकिंग कीजिए, फिर आप रीडिंग कीजिए और फिर आप राइटिंग कीजिए। अगर आप इन बिंदुओं को अपने भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो डेफिनेटली आपकी भाषा बहुत ही उन्नत हो जाएगी। और हाँ, सफल संप्रेषण के लिए यह जरूरी भी है कि वक्ता और श्रोता, वक्ता अर्थात स्पीकर, श्रोता अर्थात लिसनर, ठीक है। वक्ता ऐसे ऐसे लिखिएगा, मेरे कंप्यूटर में ऐसे ले लेता है कि भाषा एक हो या वे एक दूसरे की भाषा जानते हो। यदि कोई हिंदी भाषी इंग्लैंड चला जाए और उसे अंग्रेजी ना आती हो तो उसके लिए संप्रेषण एक दुसाध्य कार्य हो जाएगा। इसके लिए चाहिए कि वक्ता और श्रोता एक ऐसी कॉमन भाषा यूज कर रहे होंगे जिनसे दोनों परिचित हैं। अब हम लोग आ जाते हैं भाव भंगिमा पर, जिसे कहते हैं आंगिक संप्रेषण। हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी हम लोग बोलते हैं। हमारे पोस्चर, हमारे जेस्चर से पता चल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे शरीर के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाता है कि हमारी मनोवृत्ति या हमारे मन में कौन से भाव उमड़ रहे हैं। जैसे आप इन चित्रों को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये थोड़ी दुखी है, ये इंटरेस्ट नहीं दे रही है, ये मज़ा ले रही है, फिर ये देखिए चिढ़ा रही है, ये क्रोधित हो रही है। और इस व्यक्ति के खड़े होने के स्टाइल से ही पता चल रहा है कि ये कितना कैजुअल है। भाव भंगिमा यह संप्रेषण का एक माध्यम भी है और बाधा भी। मुस्कुराते हुए किसी का स्वागत करना, क्रोध से किसी की ओर देखना, किसी को देखकर मुंह बिचकाना, व्यंग्य से हंसना, कंधे उचकाना आदि कुछ ऐसी भाव भंगिमाएं हैं जिनसे व्यक्ति अपनी भावना दूसरे व्यक्ति या समूह को संप्रेषित करता है। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं वो आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में धारणा बनाने लगता है। आप उसके सामने कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि किसी दफ्तर में अधिकारी के टेबल को पकड़कर झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक वह अधिकारी झुंझला कर ये ना कह दे कि आप थोड़े सीधे खड़े हो जाइए। आंगिक संप्रेषण या बॉडी लैंग्वेज में जो सबसे अहम भूमिका निभाती है वो है आंखें। आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। हम लोग इन चित्रों में देख रहे हैं कि इन आँखों से ही हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। तो आँखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब कोई प्रसन्न होता है तो कहते हैं ना, उसकी आंखें हंस रही थी। आपने लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी।
आपकी आंखों को मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें दुख भरा पड़ा है, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? तो आंखें पूरे बॉडी का एकमात्र ऐसा अंग है जो बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख पाते हैं कि अगर आप सफल संप्रेषण करना चाहते हैं, आप अपने आप को विशिष्ट की श्रेणी में रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़े, तो आपका संप्रेषण बड़ा ही उत्तम कोटि का होना चाहिए। और इसके लिए आपको इन 4-5 तत्वों को या 4-5 जैसे शब्दों और वाक्यों का चुनाव, आवाज़, बोलने का ढंग, भाषा ज्ञान और भाव भंगिमा, इन सब में महारत हासिल करनी होगी। हाँ, रातों रात तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज आपको सपोर्ट करता है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे बहुत ही डेवलप हो जाता है और आपका व्यक्तित्व भी निखरता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।